हेलो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई थी। अब प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेज़ों की विजय हुई, उसके बाद 29 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब घोषित किया और स्वयं अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद की ओर गया। नया नवाब मीर जाफ़र एक कमज़ोर और अयोग्य व्यक्ति था। क्लाइव ने शीघ्र ही ये प्रकट कर दिया कि शासन की वास्तविक शक्ति उसके पास है और मीर जाफ़र केवल नाम मात्र का नवाब है। क्लाइव ने जगत सेठ के माध्यम से बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए मुग़ल सम्राट को भी इसकी सूचना दे दी। मीर जाफ़र के राज्याभिषेक के अवसर पर लॉर्ड क्लाइव ने कहा था कि अंग्रेज वापस कलकत्ता चले जाएंगे और अपना ध्यान व्यापार की ओर केंद्रित करेंगे, परंतु उसके भावी कार्यों से ये स्पष्ट हो गया कि वह नवाब तथा पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। इसलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान हो। शासन तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्लाइव ने भारतीय अधिकारियों को निर्देश भिजवाए कि वे अपने अपने क्षेत्रों से फ्रांसीसियों को पकड़कर अंग्रेज़ों को सौंप दें। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में शासन पर अपना नियंत्रण चालू कर दिया था। इसी समय अली गौहर का आक्रमण हुआ। शहजादा अली गौहर, जो भारतीय इतिहास में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अव्यवस्था का अली गौहर ने हाल सुना तो उसने इन प्रांतों में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया और इसके लिए उसे अवध के नवाब से सैनिक सहायता भी मिल गई। 13 अप्रैल 1759 को उसने पटना पर आक्रमण कर दिया। मीर जाफ़र के कुछ असंतुष्ट सरदार गुप्त रूप से शहजादा से मिले हुए थे। पटना के नायब सूबेदार राम नारायण ने भी अली गौहर को मार भगाया, परंतु क्लाइव, जो उस समय अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल के निकट ही था, इसने विजय का सारा श्रेय स्वयं ले लिया। इसके लिए मीर जाफ़र ने क्लाइव को व्यक्तिगत जागीर प्रदान की। अब अंग्रेज मीर जाफ़र के रक्षक कहलाए जाने लगे। अगली जो बात आती वह है डचों पर आक्रमण। बंगाल में फ्रांसीसी भी व्यापार करते थे, अंग्रेज भी व्यापार करते थे और डच भी व्यापार करते थे, परंतु अंग्रेज़ों को बंगाल से डचों को बाहर निकालने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे जो डच थे वो उसके प्रबल प्रतिद्वंदी बन सकते थे। अतः अंग्रेज़ों ने आवश्यक कार्यवाही के बाद डचों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। 25 नवंबर 1759 को बेदरा नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध लड़ा गया, जिसमें डच हार गए और शांति संधि हुई। इस समय मीर जाफ़र का पुत्र मीरन भी सेना सहित डचों पर आक्रमण करने के लिए जा पहुंचा था। अंत में क्लाइव की मध्यस्थता से संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार डचों ने भविष्य में युद्ध न करने तथा नई सैनिक भर्ती और किलबंदी न करने का आश्वासन दिया। बेदरा का युद्ध बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में प्लासी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इस विजय से बंगाल में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। फ्रांसीसियों के भांति डचों की महत्वाकांक्षा भी कुचल दी गई। अब बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता को गंभीर चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। अगला आता आपका प्रशासनिक व्यवस्था। जो नवाब था, कंपनी को निर्धारित जो किस्तें थी वो नहीं चुका पा रहा था, ठीक है, क्योंकि प्रशासन धीरे धीरे क्या हो गया था, अवरुद्ध होने लगा था, जबकि अनिर्धारित मांगें बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में नवाब अपने सैनिकों का वेतन भी नहीं चुका पाया। कंपनी के दबाव पर नवाब को वर्धमान, नदिया तथा हुगली के क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार तब तक के लिए कंपनी को सौंपना पड़ा जब तक कि उसकी किस्तों का धन वसूल न हो जाए। ऐसी परिस्थिति में 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव
हॉलवेल को कंपनी के कार्यों का चार्ज देकर स्वयं स्वदेश लौट गया। अब बात आती है कि आगे चल के, चूँकि क्लाइव तो पूर्ण रूप से सत्ता पर नियंत्रण चाहता था, इसलिए धीरे धीरे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र के मध्य क्या होने लगे, मतभेद उत्पन्न होने लगे और अंत में 1760 में मीर जाफ़र को उसके पद से हटाया गया। शहजादा अली गौहर का भय अभी बना हुआ था, क्योंकि कुछ स्थानीय जमींदार और सरदार उसको गुप्त सहयोग दे रहे थे। मराठे भी चौथ वसूली के नाम पर निरंतर बंगाल में आते रहते थे। अंग्रेजों ने नवाब को इन सभी संकटों के बराबर सहायता दी, परंतु उन्हें हमेशा ये शिकायत बनी रही कि नवाब और उसका पुत्र मीरन वो उन्हें पूर्ण सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब मीर जाफ़र ने अंग्रेजों के समर्थक राय दुर्लभ को मंत्री पद से हटा दिया, तो अंग्रेजों का असंतोष था वो और अधिक बढ़ गया। 3 जुलाई 1760 को किसी ने मीरन की हत्या कर दी। इससे अंग्रेजों को नायब नवाब की नियुक्ति का अवसर मिल गया। उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का निश्चय किया जो उनके इशारे पर चले और उन्हें काफ़ी भेंट उपहार भी दे, और उनको वो व्यक्ति मिल गया था। वो था मीर कासिम, जो रिश्ते में मीर जाफ़र का क्या था, दामाद था। इसी कारण 1760 में घटना हुई और इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं, क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को धन की अत्यंत आवश्यकता थी और मीर कासिम ही उनको ऐसा व्यक्ति लगता था जो ये धन उन्हें दे सकता था। 1760 में वेंसिटाट ने मीर कासिम के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया। वेंसिटाट रॉबर्ट क्लाइव के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। उसने मीर कासिम को नवाब बनाने की बात कही और उसे गुप्त संधि कर ली। ठीक है, इस संधि को गोपनीय रखा गया। मीर जाफ़र को इसकी भनक भी न पड़ी। अक्टूबर 1760 में वेंसिटाट सेना सहित मुर्शिदाबाद गया और मीर जाफ़र से गद्दी छोड़ने की बात कही। नवाब बहुत क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि ब्रिटिश सेना उसके महल को घेरे हुए थी, अतः विवश होकर उसे अंग्रेजों की बात माननी पड़ी। उसको पर्याप्त जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया और सुरक्षा के आश्वासन पर मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्यागने को कहा गया। चूँकि मीर जाफ़र के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गद्दी त्याग दी। वह कलकत्ता चला गया और वहीं रहने लग गया और इधर मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। अब इसमें आप देखते हैं कि मीर जाफ़र ने भी पहले सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि मीर कासिम को इसमें कोई दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि विश्वासघाती मीर जाफ़र को भी विश्वासघात का फल मिलना अनिवार्य था। अब बंगाल की गद्दी पर बैठ गया मीर कासिम। अब अंग्रेज़ों की नीति तो पहले की बात ही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेज़ों का बना रहे। मीर कासिम ने नवाब बनते ही पहली समस्या का सामना करना हुआ था धन की समस्या, क्योंकि उसे न केवल अंग्रेजों को बहुत सा धन देना था, अपितु प्रशासन व्यवस्था को सुधारने तथा सेना का पुनर्गठन करने के लिए भी उसे धन की आवश्यकता थी। इसलिए उसने राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया, विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, सरकारी खर्चे में कमी की गई, इसलिए बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, जनता पर नए नए कर लगाए गए। इसके साथ क्या हुआ, राज्य की आय में सुधार हुआ, क्योंकि मीर कासिम था वो योग्य शासक था और शासन की आवश्यकताओं का उसे अच्छे से ज्ञान था। अंग्रेजों को उसकी कार्यवाही से कोई संदेह उत्पन्न न हो, इसलिए सबसे पहले वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जो कलकत्ता से काफ़ी दूर था। यहाँ रहकर वह कंपनी के अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सकता था। मुंगेर में उसने बारूद बनाने तथा अच्छी तोपें बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करने की दृष्टि से उसने फ्रांसीसियों तथा अमेरिकन अफसरों को भी नियुक्त किया। अर्थात हम देखते हैं कि जो मीर कासिम है वो प्रशासन की तरफ भी ध्यान दे रहा था, राजस्व की तरफ भी ध्यान दे रहा था और सैनिक पुनर्गठन की तरफ भी ध्यान दे रहा था। जो एक राजतंत्र के लिए आवश्यक बिंदु हैं, उन सभी पर मीर कासिम की नज़र थी। अब आपको पता है कि अंग्रेज़ तो क्या चाहते थे, अंग्रेज कठपुतली सरकार चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम सुधार करता जा रहा था, तो इन दोनों में अनबन होना स्वाभाविक था। प्लासी के युद्ध के बाद जो मीर जाफ़र बना, फिर मीर कासिम बना, तो मीर कासिम और
अंग्रेजों के मध्य धीरे धीरे मतभेद उत्पन्न होने लगे। प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी। वे लोग बिना सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करते थे। ठीक है, अपने अंग्रेज मालिकों की देखा देखी जो उनके गोमाश्ता थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया। इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक तरफ तो नवाब की आय घट गई और दूसरी तरफ भारतीय व्यापारियों के लिए अपना कारोबार चलाना कठिन हो गया, क्योंकि उन्हें सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। अतः वे अंग्रेज गोमाश्ताओं की तुलना में सस्ती दर पर सामान बेचने में असमर्थ थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता गया और भारत का व्यापार घटता गया। मीर कासिम ने कंपनी और उसके अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। उसने गवर्नर वेंसीटाट से शिकायत की। वेंसीटाट ने भी एक प्रस्ताव पास किया कि अब कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क अदा करेगी और भारतीय व्यापारी 25 से 30%। परंतु कलकत्ता कौंसिल ने वेंसीटाट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अब इससे मीर कासिम को बड़ी निराशा हुई। उसने भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार की इजाज़त दे दी। इस कदम से अंग्रेज अधिकारी अत्यधिक नाराज हुए, क्योंकि अब उनका विशेषाधिकार समाप्त हो गया। इसके बाद मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 की संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना को रखने तथा उसके व्यय के लिए 3 जिले प्रदान किए गए थे, वह सेना अब उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। अतः अंग्रेज उन जिलों को वापस लौटा दे और उन जिलों से जो राजस्व वसूल किया है वो भी लौटा दे। इससे क्या हो गया, इससे अंग्रेजों और मीर कासिम में क्या हो गया, बहुत अधिक तनाव हो गया। इसी कड़ी में आगे चलकर बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल की घटनाएं जिस तेजी से साथ घटित हो रही थी, उनके समाधान का युद्ध ही एकमात्र मार्ग नजर आ रहा था। कलकत्ता कौंसिल ने मीर कासिम को नवाब पद से हटने का फैसला किया। जून 1763 में मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी। 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों में युद्ध लड़ा गया, जिसमें नवाब पराजित हुआ। उसके बाद 3 और युद्ध लड़े गए, उन सभी में मीर कासिम परास्त हुआ। नवाब पटना की तरफ भाग गया। पटना में उसने अंग्रेज बंदियों और भारतीय बंदियों, जिसमें राजा राम नारायण, सेठ बंधु आदि प्रमुख थे, उनको मौत के घाट उतार दिया और अवध की तरफ भाग गया। इस प्रकार जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब की गद्दी पुनः खाली हो गई। कलकत्ता कौंसिल ने मीर जाफर, जो पहले नवाब था, उसके साथ समझौता करके उसे दूसरी बार नवाब बनाया और मीर जाफर ने अंग्रेजों की सभी मांगे मान ली। परास्त मीर कासिम ने अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से सहायता करने का निश्चय किया। इन दिनों शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे और अगस्त 1763 में शुजाउद्दौला ने भगोड़े मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा। परंतु जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो शुजाउद्दौला का विचार बदल गया, क्योंकि मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपए थे। शुजाउद्दौला इस संपत्ति को हड़पना चाहता था। इसके अलावा वह बंगाल और बिहार में भी अपना प्रभाव जमाना चाहता था। जब शुजाउद्दौला ने एक तरफ मीर कासिम से भी समझौता करने की नीति अपनाई और दूसरा वह अंग्रेजों के साथ भी मिलना चाहता था। जब अंग्रेजों ने उसके प्रस्ताव को नहीं माना, तब शुजाउद्दौला ने क्या किया, मीर कासिम का साथ देना स्वीकार कर लिया। उधर अंग्रेजों ने पहले से युद्ध की तैयारी कर रखी थी। अंग्रेज सेनानायक मुनरो लगभग 8,000 सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर पहुंच गया। नवाब वजीर की सेना भी वहां पहुंची। युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने कूटनीति और घूसखोरी का सहारा लिया और शुजाउद्दौला के कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना बुरी तरह से परास्त होकर मैदान से भाग खड़ी हुई। युद्ध में अंग्रेजी सेना के 825 सैनिक मारे गए, जबकि शुजाउद्दौला के लगभग 2000 सैनिक मारे गए।
अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। जनवरी 1765 में बनारस के निकट शुजाउद्दौला पुनः परास्त हुआ। अंग्रेजों ने चुनार तथा इलाहाबाद के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। शुजाउद्दौला ने मराठा सेना नायक मल्हार राव होलकर से सहायता प्राप्त की, परंतु अप्रैल 1765 में कड़ाके युद्ध में अंग्रेजों ने उन दोनों को परास्त किया। अंत में शुजाउद्दौला ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मीर कासिम भी भागकर दिल्ली पहुंच गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जिस ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए 1757 में प्लासी में युद्ध हुआ, अब 1763 में बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से शासन किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के महत्व की। बक्सर का युद्ध भी भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु था। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। एक दृष्टि से इसका महत्व प्लासी के युद्ध से भी अधिक है, क्योंकि इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम और उसका वजीर नवाब शुजाउद्दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। इस युद्ध में अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता भी सिद्ध हो गई। इस विजय के बाद अब संपूर्ण अवध सूबे पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अवध के नियंत्रण से अंग्रेजों के लिए उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापना का कार्य सरल हो गया, क्योंकि इसके बाद अवध के किसी भी नवाब ने अंग्रेजों का सामना करने का साहस नहीं किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई थी। ठीक है, प्लासी में तो उसने सिर्फ बंगाल की सेना को परास्त किया था, परंतु बक्सर में उसने उत्तरी भारत की श्रेष्ठ सेना को परास्त किया और बाद में अवध तथा मराठों की संयुक्त सेना को भी परास्त किया। उसकी शानदार सैनिक सफलताओं से भारतीय राजनीति में उसका सम्मान और भय बढ़ गया। अब उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत हो गया। इसलिए ये कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था वो जो बंगाल में नियंत्रण करने की शुरुआत थी, वहीं बक्सर का युद्ध इस नियंत्रण को पूर्ण करने की ओर एक मजबूत कदम था। बक्सर के युद्ध में न केवल बंगाल के नवाब को हराया गया, अपितु अवध का नवाब और जो दिल्ली सल्तनत शाह आलम था, उन दोनों को पराजित कर दिया गया। इससे अंग्रेजों की शक्तियाँ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई थी। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।